नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो है एसएससी सीजीएल डबल ए या क्लास 11th या और भी जहाँ बीबीए बीकॉम वगैरह में जहाँ पे भी आपका ये टॉपिक होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये टॉपिक जहाँ रहेगा वहाँ के हिसाब से हमको जो है पढ़ना है। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे तो ये बेसिकली है क्या, इसको हम देख लेते हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि आपको जो आपका कैश बुक है, कैश बुक हम बनाते हैं, बिजनेस बनाता है, उस कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम होता है। तो बैंक कॉलम का अमाउंट और बैंक में जो आपका अकाउंट है वहाँ का जो पासबुक होगा, दोनों अकाउंट जो है टैली होने चाहिए। इन केस अगर कोई डिफरेंस होता है, जनरली जो कि होता ही है, तो उसको हम जो है शॉर्ट आउट करते हैं, क्लियर करते हैं कि ये डिफरेंस क्यों है, उसको सॉल्व करते हैं। अब इसके डिटेल में हम जाके पढ़ें इससे पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है दो चीजें समझना, जो कि ज्यादातर लोग जो है पढ़ाने के दौर में स्किप कर देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको सबसे पहले चीज ये ध्यान रखनी है कि हम जब भी बिजनेस को देखते हैं या जर्नल एंट्री को देखते हैं, तो जर्नल एंट्री को जो हम देखते हैं वो इंसान या बाकी देश दुनिया के नजरिए से नहीं देखते हैं, बल्कि हम जिसके लिए जर्नल एंट्री कर रहे हैं, यानी जिस बिजनेस के लिए जर्नल एंट्री कर रहे हैं उसके नजरिए से देखते हैं कि चीजें आ रही हैं या जा रही हैं, खर्चे हो रहे हैं, पैसा जा रहा है, क्या जो कुछ भी हो रहा है हम उस पर्टिकुलर बिजनेस के नजरिए से देखते हैं। अब देखिए मान के चलिए कैसे, तो ये बिजनेस है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है और हम यहाँ पे आराम से अकाउंटेंट है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हम देखेंगे बिजनेस के पास, अगर मान के चलिए बिजनेस ने मार्कर परचेज किया, तो हम देख रहे हैं कि बिजनेस के पास क्या आ रहा है, ये मार्कर आ गया। अब बिजनेस के पास ये मार्कर आ गया, बदले में बिजनेस ने क्या किया, किसी को पैसे दिए इस मार्कर के लिए। ठीक, तो हम एंट्री क्या करेंगे, मार्कर यानी जो भी, इसको अगर असेट सम मान के चलते हैं एक मिनट के लिए, मार्कर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यानी हम एक नजरिए से ट्रांजेक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, तो इसमें दो पक्ष हैं। दो पक्ष कौन कौन से हैं, एक तो बिजनेस खुद, और दूसरा जो है हमारे पास वो हमारा जो है बैंक है, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। अब एक चीज को बंधु हम पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा ये बैंक है, बैंक यानी कैश इन बैंक या कैश एट बैंक, यानी ये बैंक बैलेंस की बात होगी। और बैंक बैलेंस हमारा जो है वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। साथ ही साथ कुछ चीजें हम पर्सनल का भी रूल याद कर लेते हैं। तो पर्सनल का जो रूल था, पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये एक मिनट के लिए रिवीजन की बातें थी, क्योंकि अब जो मेन टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं वहां पे ये चीज काम करेगी। अब भाई साहब, हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मान के चलिए कि हमको बैंक में कहीं से खाते में हमारे पैसा आया, तो पैसा आया तो सीधी बात है हम क्या कर देंगे, मान के चलिए पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, मान के चलो कि राम ने भेजा है तो टू राम हम कर देंगे, टू राम्स अकाउंट। ये रियल अकाउंट और ये पर्सनल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का फॉर्मूला लग गया। लेकिन ये आप अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में इसकी एंट्री किए, लेकिन साथ ही साथ ये आपके पास रिकॉर्ड हो गया। सेम रिकॉर्ड को जो है आपका बैंक भी मेंटेन करेगा। कौन मेंटेन करेगा भाई साहब, बैंक मेंटेन करेगा। समझने की बात यह है कि बैंक के पास कई लोग होते हैं जिनका खाता वहां पे खुला होता है। आपका खाता होगा, आपके जैसे 10 लोग और होंगे, 20 लोग और होंगे, सैकड़ों हजारों लोग होंगे, जैसे बैंक की कैपेसिटी होगी। तो बैंक सबका खाता बना के रखती है और उस पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खाते में वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब बैंक इसको कैसे रिकॉर्ड करेगी, तो ये देखिए हमने यहाँ बिजनेस के नजरिए से देखा, और बिजनेस के नजरिए के बाद हम जब बैंक के नजरिए से देखेंगे, तो मान के चलते हैं कि जो भी हमारा ये बिजनेस है, ये मान के चलते हैं एबीसी लिमिटेड है, और एबीसी लिमिटेड का खाता जो है बैंक में है। अब बैंक एबीसी लिमिटेड का अकाउंट बनाई है। आप सब लोग कहीं ना कहीं अगर बैंक अकाउंट यूज करते हैं तो आपने मैसेज देखा होगा कि जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आप जमा करते हो, या आपके पिताजी भेजते हैं, आपकी सैलरी आती है, कुछ भी होता है, तो वहां पे लिख के आता है योर अकाउंट नंबर, जो भी नंबर होगा हैज बीन क्रेडिटेड,
क्या लिख के आता है, हैज बीन क्रेडिटेड विद द अमाउंट और दिस। यानी क्या शब्द यूज होता है जब आपके खाते में पैसा आता है, क्रेडिटेड। ऑन द अदर हैंड जब आप अपना पैसा निकाल लेते हो, किसी को पेमेंट कर देते हैं, किसी भी तरीके से खाते से पैसा कम होता है, तो वहां पे लिख के आता है योर अकाउंट नंबर डॉट 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 हैज बीन डेबिटेड विद द अमाउंट, ऐसा ऐसा करके, यानी जब पैसा निकलता है तो डेबिट होता है। अब आप इस चीज को, इस टर्म को समझो। बैंक है, बैंक के नजरिए से देखो, एबीसी लिमिटेड क्या है, एबीसी के लिमिटेड में पैसा गया, क्या है, पैसा गया, यानी एबीसी लिमिटेड ने पैसा जमा किया बैंक में, एबीसी लिमिटेड ने बैंक में पैसा जमा किया, अपने खाते में जमा किया। तो खाते में जमा करने का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक को पैसा दिया। बैंक कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि एबीसी लिमिटेड ने दिया। अब बैंक के नजरिए से एंट्री आप ध्यान देके समझना, बैंक को पैसा मिला, बैंक के पास आपने जमा किया, तो बैंक अब इसमें क्या करेगी, किसी व्यक्ति ने उसको पैसा दिया है तो सीधी सी बात है पर्सनल अकाउंट वो है आइडेंटिफाई करेगी। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक तुरंत एंट्री कर देगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, यही एंट्री होगी। और ठीक इसी वजह से जब पैसा जमा होता है क्या लिख के आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ये देखिए यहाँ क्रेडिट हो रहा है इस वजह से। और सेम टाइम पे जब हम बात करते हैं कि अगर पैसा आप निकाल रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, मान के चलो आपने एटीएम से पैसा निकाला, यानी आपको बैंक ने पैसा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, बैंक के पास से पैसा जा रहा है और बैंक आइडेंटिफाई कैसे करेगी, एबीसी लिमिटेड के थ्रू, कि एबीसी लिमिटेड अपने खाते से निकाल रहे हैं, तो एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास तुरंत मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, यहाँ देखिए डेबिट हो रहा है आपका अकाउंट। तो इस तरीके से जो हमारा बैंक है वो पैसा जमा करने और पैसा निकालने पे काम करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए समझना, क्योंकि लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आगे कि सर ये कैसे काम कर रहा है। तो हमने ये देख लिया कि हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं कि हमारा बैंक का जो पासबुक होगा और जो हमारा बिजनेस का कैश बुक होगा वो टैली करे। तो आप इस चीज को ध्यान लेके चलिए कि बिजनेस जो है कैश बुक प्रिपेयर करेगा, तो यहाँ पे कैश बुक को हमको जो बैलेंस होगा वो, और यहाँ पे जो है पासबुक का जो बैलेंस होगा वो टैली कराना है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं। तो कुछ कारण हम देख लेते हैं। तो जनरली हमारे पास जो ये कारण है, कई सारे कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों को हम देख लेते हैं। और जब भी हम शुरुआत करेंगे तो हम कुछ ना कुछ बैलेंस लेके चलेंगे। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बैलेंस लेके चलेंगे। तो अब ये बैलेंस भैया कौन कौन से हो सकते हैं, इसका हमको जरा ध्यान देना है। तो देखिए चार स्थिति हो सकती है बेसिकली। या तो हम कैश बुक को पकड़ लें कि भैया हम कैश बुक के हिसाब से मिलान करेंगे, या हम पासबुक के एंट्री को सही मान लें और पासबुक के हिसाब से मिलान करें। तो दो केस हमारे पास हो सकते हैं, या तो हम अपना कैश बुक, अपना खाता लेके चलें और बैंक को टैली करें, या फिर बैंक को हम सही मान लें और बैंक के हिसाब से अपने खाते को टैली कराएं। दोनों केसेस हो सकते हैं, और इन दोनों केस में हमारे पास दो संभावनाएं हैं। तो एक यहाँ दो केस, और इन दोनों में दो दो संभावनाएं, कुल मिला जुला के हमारे पास चार संभावनाएं होंगी। पहला होगा कि आपके पास पर्याप्त कैश है। क्या है, आपके पास पर्याप्त कैश है, यानी आप प्लस बैलेंस में हो। तो हम कह सकते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। यानी इसको क्या हुआ, आपके पास डेबिट बैलेंस क्या है, अगर कैश का नेचर होता है डेबिट, अगर डेबिट में बैलेंस है यानी आपके पास कैश है, और इसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। ऑन द अदर हैंड हमारे पास हो सकता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसको जो हम बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस इसको हम बोलते हैं। सेम टाइम पे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास बैंक का अगर हम पासबुक लेके चलेंगे तो यहाँ तो हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर
पासबुक। और क्रेडिट बैलेंस आपको पता है कि जब हम पासबुक की बात करेंगे तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होना यानी हम प्लस में है, पॉजिटिव में है, यानी हमारे खाते में पैसा है, तो इसको हम यहाँ पे फेवरेबल बोलते हैं। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या है कि ओवरड्राफ्ट हो सकता है, यानी हमारे पास पैसा कम था और हमें अपनी क्रेडिट के दम पे जो है, अपनी जो साख है उसके दम पे बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिए, तो ओवरड्राफ्ट कर लिए, तो ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हो गया। और इसको हम जो है अनफेवरेबल या निगेटिव बैलेंस बोलते हैं। तो ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था कि हमारे पास 4 तरीके की स्थिति हो सकती है। बेसिकली स्थिति आप ये जो देखोगे ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में, और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके आगे की ये जो संभावनाएं हैं ये किस वजह से हो सकती हैं। तो संभावनाएं जो हैं वो बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो बिजनेस जो है जनरली वो क्या होता है कि हमारा बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हम डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं और बैंक के कई सारे जो है चीजें होती रहती हैं। आप सबने ये जरूर सुना होगा, ये जरूर देखा होगा कि कई बार जो है आप ट्रांसफर करते हो पैसा, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, पहले जो है यूपीआई से थोड़ा पहले अगर आप देखोगे तो जो पेटीएम होता था उसमें 1 दिन 2 दिन का टाइम लगता था, जब शुरुआती दौर में जो है बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते थे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में। सेम चीज यहाँ पे जाती है कि अब जो ये अनफेवरेबल बैलेंस है वो होता क्यों है। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब यहाँ पे निगेटिव नहीं, अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब कि जो भी डिसइक्विलिब्रियम है, यानी कैशबुक और पासबुक का बैलेंस जो नहीं मिल रहा, उसके कारण क्या है। तो उसके कारण कुछ इस तरीके से होते हैं कि जब आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझो। एक तरफ बैंक है, एक तरफ बिजनेस है, यानी इधर जो है हमारा बिजनेस है और इधर हमारा बैंक है। अब आप जान के चलो कि कुछ ट्रांजेक्शन से डायरेक्टली यहाँ पे होंगे, कहाँ होंगे, डायरेक्टली यहाँ होंगे, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन अगर हो गया, पर इसकी सूचना यहाँ आपको पहुंचनी चाहिए कि हाँ भैया जो है सूचना यहाँ पे मिल गई। अगर ये सूचना नहीं मिलती है तो इसका मतलब यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन हो गया है, लेकिन यहाँ पे सूचना नहीं पहुंची तो इसका मतलब यहाँ पे माना जाएगा कि यहाँ तो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वजह से जो गैप हुआ है उस वजह से जो है ये ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं पहुंचे और बैलेंस में डिफरेंस आ गया। अब चूंकि कैशबुक अलग काम करती है और बैंक अलग काम करती है, इस वजह से ये डिफरेंस हो जाते हैं। दूसरा ये है कि हो सकता है कि ट्रांजेक्शन बिजनेस के पास घट रहे हो, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन अकर हुआ, इन्होंने तुरंत एंट्री कर दी, पर अभी बैंक तक सूचना जो है नहीं पहुंची है, और बैंक तक सूचना जब नहीं पहुंची है तो इसका मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस आएंगे। अब ये सूचना, ये एक इंफॉर्मेशन पहुंचना क्या है, इसको और डिटेल में समझते हैं। तो मान के चलिए कि आपने किसी को चेक पेमेंट किया, यानी किसी से आपने सामान खरीदा था और उसको आपको पेमेंट करनी थी, और उसको पेमेंट करने के लिए आपने क्या किया, चेक से अपना चेक इशू कर दिया, चेक काट दिया कि हाँ भैया जाओ पेमेंट कर दो। तो जब आप चेक पेमेंट वहां से करोगे तो आपको जो है यहाँ पे तुरंत माइनस कर दोगे, यानी आपने अपने बैंक कॉलम में जो कैशबुक है उसके तुरंत ही चेक इशू करते ही तुरंत आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया कि हमारा बैंक में इतना जो है पैसा कम हो गया क्योंकि हमने इतने का चेक इशू कर दिया। लेकिन हो सकता है जो अगला आदमी जिसको चेक मिला हो वो चेक लेके, चूंकि 2 महीने 3 महीने का समय रहता है अपना, तो अगर गलत नहीं है तो 90 दिन का समय रहता है, तो अगर अगला आदमी तुरंत उसी दिन लेके चला गया तब तो तुरंत आपके यहाँ कैशबुक में भी आपने माइनस कर दिया बैंक कॉलम से, और बैंक से भी पैसा कट गया, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन आप सपोज कीजिए कि वो आदमी 2 महीने बाद जाता है, तो अगर 2 महीने बाद जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने माइनस कर दिया लेकिन अभी बैंक से पैसा निकला नहीं है, और जब बैंक से पैसा नहीं निकला है तो इसका मतलब बैंक में ज्यादा पैसा शो कर रहा होगा और आपने कम कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपको किसी से चेक रिसीव हुआ और आपने चेक जो है लगा दिया बैंक में, और आपने अपने पास अभी जो है पैसा तुरंत बढ़ा दिया कि हाँ हाँ हमको पैसा मिल गया, लेकिन अभी बैंक उस चेक को क्लियर नहीं की है। तो जब बैंक उस चेक को क्लियर नहीं कराई है अभी, तो उसका मतलब अभी खाते में पैसा नहीं आया, फिर जो है हमारा डिफरेंस शो होगा। मान के चलते हैं और भी हमारे पास ट्रांजेक्शन हैं कि बैंक ने
आपके खाते का कुछ चार्ज होता है, डेबिट कार्ड का, एसएमएस का, किसी भी तरीके का कोई चार्ज जो है बैंक ने काट लिया, तो बैंक ने चार्ज काट लिया तो बैंक तुरंत पैसा क्या है माइनस कर देगी। पर वो एंट्री अभी तक आपके पास सूचना नहीं पहुंची, अभी एंट्री नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपका जो बैलेंस है वो ज्यादा शो करेगा और बैंक में कम शो करेगा, क्योंकि उसने जो है वो चार्ज काट लिए हैं। इसी तरीके से आपको जो जो आपका अकाउंट है उसमें बैंक ने आपको ब्याज दिया, तो ब्याज तुरंत क्रेडिट हो जाएगा और बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। लेकिन जो बिजनेस है अभी उसके पास सूचना नहीं पहुंची है, इसलिए जो है यहाँ पे बैलेंस अभी भी कम शो कर रहा है। तो इस तरीके की कई सारी घटनाएं हैं जो घटती हैं और जिसकी वजह से जो है बिजनेस और बैंक के बीच में जो है डिफरेंस आता है। और भी कई सारे आइटम्स हैं, सारे आइटम्स को अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन में देखेंगे जब न्यूमेरिकल लगाएंगे वहां पे। तो मोटे तौर पे हमने पकड़ लिया या समझ लिया कि क्यों जो है बैंक और कैशबुक के जो बैंक कॉलम है दोनों के अमाउंट में डिफरेंस आता है। तो ये अमाउंट का डिफरेंस हमने जो है देख लिया, और इस वजह से अब जब ये स्टेटमेंट बनता है आपका तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इसको क्लियर किया जाए। तो यही सुधार कि जो है दोनों बैलेंस टैली कर जाएं, चीजों को एडजस्ट कर दिया जाए, इसी के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और दो कारण हो सकते हैं। पहला तो हमने बता दिया टाइम की वजह से कि यहाँ पे हो गया प्रेजेंट, वहां पे नहीं हुआ है, या वहां हो गया यहाँ नहीं हुआ। समय के अंतराल की वजह से कि आपने चेक दिया अभी अगला आदमी लगाया नहीं है, तो समय के अंतराल की वजह से या तो ये डिफरेंस हो सकता है, या तो भैया गलती की वजह से भी हो सकता है। तो दो कारण कौन से हो गए, या तो टाइम गैप और या तो गलती। गलती मतलब आप या तो किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, या उसका अमाउंट आपने गलत डाल दिया, यानी किसी भी तरीके की ऐसी एरर अगर आपने कर दी तो भी जो है ये मैच नहीं करेगा। अब इसमें जो है अलग अलग चीजें आपको टॉपिक बताए गए हैं, जैसे टाइमिंग डिफरेंस की वजह से क्या होता है, तो मैंने एक बता दिया, जो बताए हैं उसको फिर से आप देख लीजिए। चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी जो है फर्म ने जो है वो चेक इशू कर दिया है लेकिन अभी बैंक के पास नहीं गया है, तो आपने अपने पास से पैसा माइनस कर दिया लेकिन बैंक से माइनस नहीं हुआ है। दूसरी जगह चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, तो बैंक को आपने चेक दे दिया है कलेक्शन के लिए और आपने पैसा बढ़ा दिया है अपने पास कैशबुक में, पर बैंक ने अभी उस चेक को कलेक्ट नहीं किया है, जिस वजह से अभी बैंक में पैसे जो हैं वो नहीं बढ़े हैं, तो डिफरेंस शो करेगा। डायरेक्ट डेबिट्स में भी मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो कस्टमर के बिहाफ पे या तो कोई ऑटोमेटिक पेमेंट होगी, महीने की ईएमआई होगी या कुछ भी होगा जो हर महीने अपने आप कट जाती है कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पे, या हो सकता है कि बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस या इस तरीके का कुछ भी नॉन बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस, कोई भी चार्जेस जो हैं वो कट गए और अभी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया लेकिन कस्टमर के पास अभी ज्यादा बैलेंस शो करेगा। फिर है अमाउंट्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो हो सकता है कि किसी कस्टमर के पास आपका अकाउंट नंबर पहले से हो और वो आपको बताए बिना ही सीधे आपके खाते में पैसा जमा कर दिया हो, और उस वजह से आपके खाते में तो बैलेंस बढ़ गया है लेकिन अभी जो है आपके पास जो है सूचना नहीं आई है, इस वजह से आपका बैलेंस कम शो कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, तो इंटरेस्ट मिल रहा है या कोई डिविडेंड है जिसको बैंक ने आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर लिया है, तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया लेकिन आपके पास सूचना नहीं है, तो अभी आपने रिकॉर्ड नहीं किया है सच इनकम्स को, तो इस वजह से आपके पास अभी जो बैलेंस है वो कम शो कर रहा है। फिर चेक डिपॉजिटेड बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, तो मान के चलिए कि आपने कोई चेक वहां पे जमा किया था या कोई बिल था उसको आपने समय से पहले ही डिस्काउंट करा लिया, तो ऐसे केस में आपने जो है उसकी पेमेंट को जो है अपने यहाँ रिसीव कर लिया, कैशबुक में चढ़ा दिया, लेकिन हो सकता है कि बैंक जब उसकी पेमेंट रिसीव करने गई हो तो वो डिसऑनर हो गया हो या चेक बाउंस हो गया हो, तो इस वजह से क्या होगा कि वो पैसा तो बैंक के मिला नहीं, पर आपने उसको जो है इनकम के तौर पे रिसीव भी कर लिया, तो इस वजह से डिफरेंस आएंगे। अब ये कुछ मेजर चीजें थी, और उसके बाद मैंने बताया था कि डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स, तो एरर की वजह से जो डिफरेंसेस हैं, तो मैंने बताया कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने पे, और इसी वजह से जो भी दिक्कत में आएगी, जैसे कोई भी आपने लिख दिया, कोई भी अमाउंट जो है गलत डाल दिया, 400 का 4000 डाल दिया, ट्रांजैक्शन की एंट्री करना भूल गए, तो इन सब वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, तो प्रिपरेशन जो है
दो तरीके से होती है। तो एक तो होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, यानी कैश बुक को हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, कैश बुक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, कैश बुक हमारी एज इट इज है, तो हम बाकी एडजस्टमेंट दूसरी जगह करेंगे। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस, यानी दूसरे तरीका क्या है कि आप कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हो। यानी हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इसको जो है हम एडजस्ट नहीं करेंगे और या तो इसको एडजस्ट करेंगे कैश बुक को। इसी दो तरीके से हमारा जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है तैयार होता है। और हमने पहले भी बता दिया था कि फेवरेबल अनफेवरेबल जो बैलेंसेस हैं, जो भी चीजें हैं, वो क्या कैसे उनका काम होता है। और इसके बाद जो है अब हमारे पास ज्यादा कुछ थ्योरी में बचा नहीं है, कंप्लीट थ्योरी यही है। तो अगर थ्योरी आपसे पूछती है तो इसमें से आ सकता है, अन्यथा जो है कुछ थ्योरी जो आती है आपको एक न्यूमेरिकल दिया होता है कि ये क्या होगा कैसे होगा, उससे आपको ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, उससे आपको जवाब देने होते हैं। तो वो पार्ट जो है अगला, यानी न्यूमेरिकल पार्ट अगली वीडियो में दिया जाएगा। और आज के लिए थ्योरी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये इसलिए छोटे छोटे सेशन बनाए जा रहे हैं कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का प्रॉब्लम है वो ना हो जाए, क्योंकि कई बार देखा क्या गया है कि इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में जैसे 50 मिनट 45 मिनट 60 मिनट का आप बना दिए। तो अकाउंट्स, चूंकि आप लोग एसएससी के बच्चे हो, आप लोग अभी सीख रहे हो, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन इतनी ओवरलोड हो जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे इस वीडियो में अगर आपको मिल गया न्यूमेरिकल भी, तो फिर जो है आपको लगेगा हैवी हो गया। सेम टाइम पे अगर किसी को लगता है कि उसकी कैपेसिटी है, हम पढ़ सकते हैं, तो अगली वीडियो, दो वीडियो एक साथ देख ली, नहीं तो उसका एक बार पढ़ के रिवीजन करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।